सिने इंक पॉडकास्ट। आप सुन रहे हैं सिने इंक पॉडकास्ट सीरीज लवलीन मुकेश। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लवलीन कक्कड़ और मुकेश कक्कड़ दोनों ने एक साथ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन की और एक लंबे अरसे तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जिम्मेदार पोजीशंस पर काम किया। अब रिटायरमेंट के बाद दोनों लंदन में रहते हैं और इस पॉडकास्ट के माध्यम से हर हफ्ते देश विदेश और दूसरे सामाजिक विषयों पर चर्चा करते हैं। लवलीन मुकेश। नमस्कार, आदाब, हेलो। मैं हूँ लवलीन और मैं हूँ मुकेश। मुकेश, इस समय तो सिर्फ एक ही न्यूज़ छाई हुई है, वो है कोविड। लेकिन इस सारी कोविड की जो न्यूज़ आ रही है टीवी पे, उसमें एक चीज़ जो है जो उभर के मुझे पुकार सी रही है, वो एक इमेज है ऑफ प्लेन लोड आफ्टर प्लेन लैंडिंग एट दिल्ली एयरपोर्ट विद इंटरनेशनल एड। ये isn't this a new phenomenon? इट इज वेरी सरप्राइजिंग। और इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि इंडिया ने आज तक कभी ह्यूमैनिटेरियन एड पिछले 20 साल में कभी एक्सेप्ट नहीं की। तो ये अपने आप में सरप्राइजिंग कि उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। और दूसरा ये कि आगे बढ़ के खुद ही एड मांगी। इनफैक्ट मेरे पास तो एक सर्कुलेशन में एक आया भी था कि जो यूके में हाई कमीशन है, इंडियन हाई कमीशन, दे हैड एक्चुअली सेंट आउट अ मेल, अ ट्वीट and in a WhatsApp group and asked for help. So this is very new, and to my mind it seems to resonate one thing very clearly, कि the current government, the current dispensation, it realizes that this current crisis उनके कंट्रोल में रहा नहीं है। ये पूरी सिचुएशन उनके कंट्रोल से निकल चुकी है। It is a grim pointer to this fact that the crisis is beyond their competence. I know, and it's a sad story for a country that has been projecting itself as a very important global player, as an Atmanirbhar nation. However, having said that, let's keep this to one side. The other major story जो ब्रेक कर रही है इस समय, वो ये है कि एड आ तो रही है लेकिन पहुंच नहीं पा रही है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि साहब ये एड कुछ आई कहाँ से है। बहुत से कंट्री से आई है। तो कुछ चीज़ें जो बहुत सामने निकल के आ रही थी, वो ये सबसे पहले तो ये है कि साहब hundreds of ventilators and oxygen concentrators have come from the UK. यूके ने दो उसमें भेजे हैं, पहले भेजा, उसके बाद दोबारा भेजा। हाँ, then cryogenic oxygen tanks have come from Thailand and Singapore. Medical equipment has come from the US, from Germany, from Australia. US ने तो सुना है कि $300 million वर्थ की एड भेजी है। रशिया ने स्पुटनिक भेजा है। They have sent us vaccines, not a very large number, but incidentally US ने excess सप्लाई ऑफ एस्ट्राजेनेका भी भेजने का वादा किया है, because it has to go through certain approvals. Yes, but that promise has certainly come from them. फिर 6 EU countries have got together and have sent us 900 oxygen concentrators and antiviral drugs and the remdesivir. ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने भेजा है, and then UAE ने भी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जो है सी रूट से गुजरात को भेजी है। और कई सारे कंट्रीज़ हैं, नाम लिए जा सकते हैं। बट बेसिकली इतने सारे कंट्रीज से जब एड आई तो क्या हुआ, वो एड जो है वो एयरपोर्ट्स पे बैठी हुई है। हाँ भाई, देखिए जैसे भी एड आती है तो लॉजिस्टिक जो ऑपरेशंस हैं वो इमीडिएटली ट्रिगर कर जाने चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि हमने जो भी कोई डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया उसके अंदर हमने ना तो कोई ऐसे कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसके अंदर बना के रखा था जिससे हम ये इंश्योर कर सकते कि ये एड जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची या हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंची या बेंगलोर पहुंची तो वो आसपास के वो जो एरियाज़ हैं जहां पर कि वो पहुंचाई जा सकती है वहां हम जल्दी से जल्दी पहुंचा दें। ऐसा नहीं हुआ। और इस सवाल इस बात जो हमारे सुनने वाले जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, मतलब व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, वेयर आर द बॉटलनेक्स। तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि सबसे पहले जो फॉरेन एड आ रही है, मोस्ट ऑफ इट इज़ एक्चुअली बीइंग रिसीव्ड बाय Red Cross. It is not being received by the government of India. It is being received by the Red Cross
The Red Cross's duty is to get it freed from the customs. तो ये अपने आप में डुप्लीकेशन है। बिल्कुल डुप्लीकेशन है। अच्छा, जब ये पहले जब सामान की लिस्ट आएगी रेड क्रॉस के हाथ में, तो रेड क्रॉस जो है उसको चेक करेगा कि भाई 100 वेंटिलेटर्स कहे गए थे या 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स कहे गए थे, 100 में 98 ही आए हैं, तो 2 क्यों नहीं आए। पहले तो एक वो क्लियर करेंगे, फिर वो अपनी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हैंड ओवर करेंगे, तो वहां पे फिर दोबारा चेकिंग होगी उसकी। तो क्या होता क्या है कि दूसरे जो डोनर नेशंस हैं वो एक लिस्ट भेज देते हैं, उस लिस्ट को लेके रेड क्रॉस दे आर मैचिंग इट। तो वो मतलब उसकी डिस्क्रेपेंसीज हैं, उसका पेपर वर्क है, उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, और हो सकता है कि एक नहीं 5 प्लेन्स में सामान आए, तो जब तक 5 प्लेन्स आते नहीं, अनलोड होता नहीं, तब तक उनकी वो लिस्ट मतलब क्लियर नहीं होती है, तब वो कस्टम से क्लियर कराते हैं। अभी कस्टम से क्लियर कराने में एक और ब्यूरोक्रेटिक चीज है, हाँ, कि भाई कॉमन सेंस ये कहता है कि इंटरनेशनल एड, ह्यूमैनिटेरियन एड अगर आ रही है और वो कोविड से रिलेटेड है, तो उसके ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर ब्लैंकेट एग्जेम्पशन फ्रॉम कस्टम्स ड्यूटी होना चाहिए। लेकिन होता यह है कि स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर जो है वो एग्जेम्पशन दिया जाता है, विद द रिजल्ट कि वहाँ पर हर आदमी वो चेक करता है कि इसका इस पर्टिकुलर आइटम का जो है इस लिस्ट में एग्जेम्पशन में नाम है कि नहीं है। सो दिस इज ऑल अननेसेसरी, एब्सोल्युटली अननेसेसरी। सो एक बार अब आप समझ लीजिए साहब, ये हो गया। हाँ, अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक चीज़ और करी है। अब अल्लाह जाने क्यों ये सोचा, ले दे के पूरे देश भर में उनको एक ही ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूशन मिला है, द व्हाट इज़ इट कॉल्ड, द HLL लाइफलाइन, वही डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। बहरहाल डिस्ट्रीब्यूशन तो तब किया जाएगा जबकि ये तय हो जाएगा कि जाना कहाँ है, जब क्योंकि उसको लिस्ट दी जाएगी कहाँ लेके ये सामान, और एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन का सामान एक ट्रक लोड में जाए और उसको फिर पता जाए कि भाई ये तुम फला जगह जाओ। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट हैज बीन हैपनिंग इज that the government of India, in spite of having all kinds of acts and laws and plans into place, did not have standard operating procedures. It took the ministry 7 days. अब मैं मतलब after the aid arrived. After the aid arrived, it took them 7 days to declare the SOPs. SOPs सुनने वालों को बता दूं are standard operating procedures which decide कि कोई चीज़ का मतलब क्या करने का तरीका क्या होगा। तो आप सोचिए कि 7 दिन में तो ये लोग SOPs बना पाए। अब आप जरा सा इसका प्रोटोकॉल देखिए। US ने $300 million वर्थ ऑफ एड भेजी, वो रेड क्रॉस ने रिसीव की, कस्टम से क्लियर कराया, फिर हेल्थ मिनिस्ट्री को दिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक सेकेंड बॉटलनेक आ गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, ऑफ हाई पावर्ड एम्पावर्ड कमेटी समथिंग इट्स कॉल्ड, ऑफ मिनिस्टर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स। ये मीट करती है, ये डिसाइड करती है कि किसको दिया जाए और किसको ना दिया जाए। अब साहब कैसे तय करें, किस बेसिस पे तय किया जाए? तो साहब कहा तो ये जाता है कि हमने ये कहा है कि द वर्स्ट हिट स्टेट्स। अब इसमें एक बड़ी एक अजीब सी बात है। देखिए, वर्स्ट हिट स्टेट्स कौन सी हैं? डू दे हैव द डेटा टू डिसाइड कि which is the worst hit state, or are they watching TV like everybody else is and deciding कि जिसकी न्यूज़ टीवी पे ज़्यादा आ रही है वो ज़्यादा worst hit है? इनके पास तो मेरे ख्याल से यही एक तरीका है पता करने का। तो which is why there has been a criticism that most of the foreign aid is going to Delhi and NCR region. Either to Delhi or to Bombay or to मतलब major cities, the bigger centers. Major cities. So एक तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि how do they decide? जिसमें वी डू नॉट नो। नंबर 2, दे आर सेइंग कि उन स्टेट्स को भेजेंगे जिनकी फ्यूअर रिसोर्सेज हैं। अब फ्यूअर रिसोर्सेज में तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, ये जो हमारी हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स हैं, इनकी प्रॉब्लम ज़्यादा हैं। आई डू नॉट नो वेदर वहाँ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लेकिन ये मीडिया में इनका इतना नहीं आ रहा है सामने। हाँ, अभी जिक्र खुल के नहीं आ रहा है। अब इसमें आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट one more issue which is very important when we are looking at, you know, this whole equitable distribution and fast distribution, considering the fact कि people are dying. कुछ दिन पहले तो एक बड़ी वैसी खबर आई थी कि मेरठ का एक अस्पताल है जिसमें 24 लोगों की लैक ऑफ ऑक्सीजन से डेथ हो गई और उसमें एक डॉक्टर भी शामिल था। तो नेचुरली तराही तराही मच रही है, लोग कह रहे हैं कि साहब आप बता रहे हैं कि एड आ रही है लेकिन वो पहुंच नहीं रही है। और इस पे
यूएस में भी सवाल उठे हैं। नेचुरली आफ्टर ऑल एड वो हमको फ्री दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए तो वो फ्री नहीं है, वो तो उनके जो टैक्स पेयर्स हैं उन्होंने उसके ऊपर पैसा खर्चा किया है। सो दे आर, इफ दे आस्क देम कि ये एड कहाँ गई और क्या किस जगह पहुंची कि नहीं पहुंची, तो लाजमी सी बात है। तो कैसा उसका जवाब कैसे देंगे? I believe that the US government has also written to the government of India saying that there is a lack of transparency and that government of India has not set up any website जिसमें they can track कि साहब हमने अगर X number of concentrators भेजे हैं ऑक्सीजन के तो वो किस अस्पताल को पहुंचे हैं। So they are not able to understand why a country that has claims of being a superpower and I want to be a very big power and a player in world politics, they have not been able to set up a website and there is no way to follow कि आपका सामान जो आपने भेजा है वो कहाँ पहुँचा। So US government has accused government of India of lack of transparency. In fact, a letter has been issued and as usual government of India ने denial issue कर दिया है। ये भी सुना है कि फ्रांस जो है वो कुछ एड इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन प्लांट्स दे रहा है, लेकिन उन्होंने उसके अंदर स्पेसिफाई कर दिया है कि वी वांट दिस पर्टिकुलर एड टू गो टू दिस पर्टिकुलर हॉस्पिटल बिकॉज़ दे आर नॉट श्योर कि वो पहुंचेगी। दीज आर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स या ऑक्सीजन जनरेटर्स और समथिंग। दीज आर प्लांट्स, यू आर राइट, दीज आर प्लांट्स। अब साहब फ्रांस के एम्बेसडर ने एक शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि हम 8 प्लांट्स दे रहे हैं जिसमें से 6 इनके स्पेसिफाइड एनसीआर के अस्पतालों में जाएंगी, 1 तेलंगाना के किसी अस्पताल में और 1 हरियाणा। सो सवाल इस बात का उठता है कि नॉट ओनली इज इंटरनेशनल एड कमिंग बट डोनर्स आर स्पेसिफाइंग नाउ कि ये एड कहाँ जाएगी, किस पर्टिकुलर अस्पताल को जाएगी। इट्स ऑल वेरी सरप्राइजिंग। इनफैक्ट you have also seen and handled some disasters. I have also seen and handled disasters. और बहुत साल हो गए, हम दोनों ने 1984 में भोपाल गैस ट्रेजिडी जब हुई थी तब उसको हैंडल किया था एज यंग ऑफिसर्स। हालांकि वो इस ट्रेजिडी के मुकाबले में छोटी ट्रेजिडी थी, लेकिन एक शहर के लिए बहुत बड़ी ट्रेजिडी थी। एंड आई मस्ट से that the standard operating procedures etc they were made in record time. हम नहीं, इनफैक्ट मुकेश यू राइट, और हमने अर्लियर प्रोग्राम में इस बात को कहा है कि हैविंग टुगेदर स्पेंट ऑलमोस्ट कितने 50 more than 50 years in the government कि हमारी जॉइंट एक्सपीरियंस है, तो इतने साल गवर्नमेंट में काम करने के बाद हम लोगों ने ये जानबूझ के ये एक स्टेटमेंट ज़रूर दिया था कि द गवर्नमेंट एंड द ब्यूरोक्रेसीज हैव हैंडल्ड इमरजेंसीज वेरी वेल एंड दैट हैज़ बीन आवर एक्सपीरियंस। इट हैज़ बीन आवर एक्सपीरियंस। बट इस पर्टिकुलर टाइम में तो ऐसे लगता है जैसे सिस्टम्स कोलैप्स कर गए। मतलब कि इट्स अ वेरी वरिंग थॉट कि अगर आपको फॉरेन एड को डिस्ट्रीब्यूट करने में ही 10 दिन लग जाएं तो फॉरेन एड का, ह्यूमैनिटेरियन एड का मतलब क्या रह जाता है? ऐसा नहीं लग रहा कि कोई भी अथॉरिटी या कोई भी एक बॉडी ऐसी है जो थिंक अहेड कर रही है या प्लान अहेड कर रही है। भाई इतनी बड़ी क्राइसिस हुई है और आप इंटरनेशनल एड मांग रहे हैं और इंटरनेशनल एड आएगी, तो वाई कुड इट नॉट बी प्लान्ड अहेड एंड थॉट अहेड कि अगर जब ये आएगी एड तो इसको हम किस तरीके से रिसीव करेंगे, हम कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे हम इसमें हम कट शॉर्ट कर सकते हैं, हाउ डू वी रिड्यूस द प्रोटोकॉल एंड द पेपर वर्क। बट इसमें एक प्रॉब्लम तो अभी हमने और रेज नहीं करी है, विच इज अराउंड द जीएसटी, विच इज अगेन वेरी वेरी सरप्राइजिंग एंड वेरी ब्यूरोक्रेटिक, एक्सीडिंगली ब्यूरोक्रेटिक। अब आप देखिए, इसमें मैं बताती हूँ जीएसटी कहाँ लगता है। जीएसटी तो तब लगता है जब मटेरियल एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है। नहीं, ऑल्सो व्हेन समथिंग इज सोल्ड, जिस चीज की कोई इनिशियल प्राइस होती है उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाता है। Exactly, it's like a tax on a लेकिन ये तो जो भी चीज आ रही है ये फ्री है, तो इसके ऊपर जीएसटी की बात करना अपने आप में इज रिडिकुलस। इट शुड हैव बीन एक ब्लैंकेट जो था, इनको एक एग्जेम्पशन कर देना चाहिए था कि इन सारी चीजों के ऊपर जीएसटी से कोई मतलब ही नहीं है। बट बहरहाल ये ना करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कंडीशनल रिलैक्सेशन इशू करा है। उन्होंने ये कहा है दिस रिलैक्सेशन इज ओनली फॉर ग्लोबल डोनर्स सर्टिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स एंड इट इज ओनली टिल 30th जून। अब आप देखिए, हम लोग वी आर वेरी गुड एट क्रिएटिंग मोर ब्यूरोक्रेसी एंड मोर पेपर वर्क एंड मोर इम्पोर्टेंस टू आवरसेल्व्स। तो हमने क्या किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक तमाम चीफ सेक्रेटरीज को एक पत्र लिख दिया है
और पहली बात तो किसी ने बैठ के ड्राफ्ट किया होगा पत्र, हम तो जानते हैं कैसे होते हैं ये काम। वो चिट्ठी लिखी होगी और उन्होंने कहा है कि नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट करिए जो फॉरेन डोनर्स रजिस्टर करेंगे फॉर गेटिंग अ सर्टिफिकेट फॉर GST exemption. And just to close this on one final note, this GST exemption does not apply to indigenous companies and it does not apply to NGOs. आप सुन रहे हैं सिने इंक पॉडकास्ट सीरीज लवलीन मुकेश। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के दो बेहद अनुभवी फॉर्मर ऑफिसर्स, वाइफ एंड हस्बैंड डुओ लवलीन कक्कड़ और मुकेश कक्कड़ की एक दूसरे के साथ बातचीत। ये सीरीज दुनिया के सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स के अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर भी मौजूद है। प्लीज चेक आवर वेबसाइट cineinc.com। Coming back to the question of foreign aid, ये तो हमने देख लिया कि what a mess we are creating with the aid that is coming in the current crisis. But I would like now to look at India का जो historical experience with foreign aid रहा है. Why has India been so resistant to the idea of foreign aid? So in fact, before you say something, I just wanted to tell you कि एक बीच में मैंने एक गार्डियन के में एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई इंडिया जिसके पास एक स्पेस प्रोग्राम भी है, आप तो चांद पे भी जा चुके हैं, हाँ, आपके पास न्यूक्लियर प्रोग्राम है एंड यू आर वांटिंग टू बी एन इंटरनेशनल प्लेयर, ऐसे कंट्री को एड की जरूरत क्यों होनी चाहिए? दैट इज अ लेटर डेवलपमेंट। आई थिंक 2015 में यूके ने ये कहा कि हम अपनी एड इंडिया को जो है हम कम कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं, और उसका रीजन यही था कि बिकॉज एक तरफ तो इंडिया जो था वो मार्स के ऊपर अपना एक स्पेस क्राफ्ट भेज रहा था और हमारा जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम है, और हम वी ऑल्सो से दैट वी आर द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो फिर आपको एड की क्या ज़रूरत है? लेकिन ट्रेडिशनली हमारा जो एटीट्यूड एड की तरफ रहा है वो बड़ा रियली कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज हम एक हाथ से तो एड लेते रहे हैं, लेकिन हमने एड को हमेशा ये कहा है कि नहीं एड लेने का मतलब है कि हम जो है हमारा जो है वो स्टेटस नीचे हो जाता है, हमारा नेशनल प्राइड नीचे हो जाता है। It doesn't really make sense. What you're basically saying is that India has actually taken developmental aid but has said no to humanitarian aid. Absolutely right. Aid दो तरीके की है। एक तो this is which is called the official developmental assistance, जो कि developmental aid है, और वो दूसरे कंट्रीज की गवर्नमेंट्स या मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आप कंट्री को एड देते हैं फॉर देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, and this is to correct the long-term systemic failures in various sectors. In fact, आप अपने यहाँ देख लीजिए, there is, you can see it even if there was no crisis like COVID that is happening today. Don't we know how many children die of malnutrition every year? हाँ, तो हेल्थ की and don't we know that people don't get clean drinking water in the country? इन सारे सेक्टर्स में हमने एड ली है, लेकिन somehow maybe because of that hurt that we all felt when we took that wheat from USA, PL480 की बात कर रहे हैं। PL480, तो हमको एक हमारी इमेज हो गई थी कि हम अपना बेगिंग बोल लिए हुए दुनिया के सामने खड़े हुए हैं, तो उससे हमको एड के नाम से जो था हमारी पॉस्चरिंग ये शुरू हो गई कि हमें एड नहीं चाहिए, एड नहीं चाहिए, और हमने उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन एड जो थी इवन इन नेचुरल डिजास्टर्स हमने वो लेनी मना कर दी, जिसका कि कोई सेंस नहीं। बिकॉज आई थिंक यू आर वेरी करेक्ट राइट अबाउट दिस एंड कुड हैव समथिंग टू डू विद आवर कॉलोनियल पास्ट ऑल्सो, कि वो मुझे अपने बचपन की भी वो एक इमेज है। मेरे फादर कहा करते थे कि साहब वो PL480 अमेरिका से गेहूँ आता है एंड बड़ी शर्म की बात है कि हम अपने आप को खाना भी नहीं खिला सकते हैं। वहाँ से कुछ एक नेशनल प्राइड को एक धक्का लगा था, एंड दिस एटीट्यूड ऑफ नेगेटिविटी टुवर्ड्स इंटरनेशनल एड हैड बिगन, बट एज उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैव नॉट बीन गुड फॉर अस। Even in tsunami, I think we did not accept any aid. ना, हमने 2004 की सुनामी में हमने ह्यूमैनिटेरियन एड मना कर दी। उसके बाद उत्तरांचल और हिमाचल में कई दफ़ा जो है वो अर्थक्वेक्स और एवलांचेस हुए हैं, उनमें हमने एड नहीं ली। फिर केरला में 2-3 साल बहुत बड़ी बड़ी फ्लड्स आई हैं, हमने उसके अंदर एड नहीं ली, मना कर दिया हमने एड।
It doesn't make sense. I think the extent of those problems was probably not that much because इस बार तो हम लोग के हाथ पैर फूल गए. अगर हाथ पैर फूले ना होते तो हम इतनी इस सारी दुनिया से एड ले ही ना रहे होते, है ना. बेसिकली क्या है कि ये एक फॉल्स सेंस ऑफ नेशनल प्राइड एक तो है, और दूसरा एक इशू आ जाता है सेल्फ सफिशिएंसी का. सो पॉलिटिकल साइंटिस्ट का कहना है कि भाई सारे कंट्रीज जो हैं वो वर्ल्ड में हाई टेबल पे बैठना चाहते हैं, तो वो दिखाना चाहते हैं दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो लेकिन जहां कहीं आपका ये दिखता है कि आप एड ले रहे हो, तो उससे आपकी उस हाई टेबल पे बैठने वाली जो एम्बिशन है वो उसको धक्का लगता है. Yes, because you think and that is why ये सारा जो ambivalence in your attitude है, it is described by this. I hate to take the name of any country, and it is not fair because countries are at different levels of development और countries की needs different रहती हैं. But normally क्या हो गया है कि लोग ये सोचते हैं कि एड, अच्छा वो सब सहारन अफ्रीका की वहाँ लोगों के पास खाने को नहीं है इसलिए उनको एड भेजी जा रही है. तो ये जो था कि साहब हमारा पब्लिक इमेज और वो बेगिंग बोल वाली नहीं है, एंड दैट आई डोंट वांट टू क्वारल विद इट. आई मीन आई एम जस्ट सेइंग कि अगर मोस्ट स्टेट्स डू पॉस्चरिंग, हर एक की अपनी एक पॉस्चरिंग होती भी है और वो इस तरीके से बात अपनी सामने रखना चाहते हैं. बट ये जो पॉस्चरिंग है ये इस वी कैन ऑल्सो लुक एट इट विथ रेफरेंस टू एड दैट इज कमिंग थ्रू NGOs ऑल्सो. It is not just limited to humanitarian aid. Absolutely. जो developmental aid, जैसे हमने कहा पहले कि developmental aid भी दो तरीके से आती है. एक through government आती है and through world institutions like the WHO या World Bank या UN की bodies हैं, and they come from major infrastructure projects, water projects, climate change या इस तरह की चीज़ों के लिए आती है. बट बहुत से NGOs के थ्रू छोटी एड आती है, एंड दीज NGOs डू वेरी गुड वर्क इन डिफरेंट एरियाज. लेकिन क्या है कि कभी कभी एड के साथ एक और प्रॉब्लम है कि डेवलपमेंटल एड में देखा गया है कि कभी कभी कंट्रीज जब एड देते हैं तो उसके साथ दे फोर्स द अदर कंट्री कि ये एड आपके पास आएगी, ये कंडीशनल है अगर आपकी पॉलिसी ऐसी हो. तो वो क्योंकि स्ट्रिंग्स आर अटैच्ड विद दिस एड, तो ऐसी एड को जो है वो थोड़ा सा गलत निगाह से देखा जाने लगता है. Again, as I said, I may not want to quarrel with this because UN की एक अक्सर ऐसी स्ट्रिंग्स के साथ आती है. तो उसमें जो कंट्री का जो एटीट्यूड है वो उस वक्त जो है वो जायज़ है, लेकिन इन जनरली हर एड को इस निगाह से देखना कि उसके साथ कोई स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं या उसके साथ कोई एजेंडा है, ये गलत है. और शायद ये हमारा ये एटीट्यूड जो है ये NGOs की तरफ रहा है, और इसीलिए हमने थोड़ा सा उनकी एड को हमने कंस्ट्रेन कर दिया है. वो कंस्ट्रेन हम लोग ने FCRA के थ्रू किया है. जी हाँ, ये एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है, तो ऑल NGOs हैव टू गेट अ लाइसेंस इफ दे वांट टू गेट एड फ्रॉम अब्रॉड. और उसके जो रूल्स हैं वो दिन पर दिन पिछले 30-40 साल में और मुश्किल होते चले गए. I mean, repeated governments have done this. Governments have done it and made it very difficult. Made it very difficult for them. But I just wanted to say one thing here towards the end. कि even in the developed world, I mean, we are living in London, and यहाँ पर भी there is any number of NGOs, and they do a lot of excellent work in pockets and in difficult situations, जिस और कभी कभी गवर्नमेंट का ध्यान शायद नहीं जाता है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दिस, जैसे जो LGBT कम्युनिटी है उनकी राइट्स पे और उनकी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाना, या बच्चे हैं, या ये कोविड लॉकडाउन के दौरान पीपल की मेंटल हेल्थ को लेके इश्यूज़ हैं. सो जहाँ जहाँ सिविल सोसाइटी एंड कम्युनिटी फील करती है कि ये बात हमें गवर्नमेंट के सामने रखनी चाहिए, तो दे हैव अ राइट टू डू इट. So such NGOs should not be penalized. मैं तो ये ऐड करना चाहूँगा कि इतनी बड़ी हमारे कंट्री में ये क्राइसिस हुई है, इतना बड़ा ये डिज़ास्टर आया है इस वक्त. एड इज़ ऑफ प्राइमरी इम्पोर्टेंस, चाहे वो किसी भी तरीके से आए, चाहे वो दूसरे देशों से आए या मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से आए या NGOs के माध्यम से आए. तो हमको इसके अंदर इस तरीके से काम करना चाहिए था जिससे सारा ये जो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हैं ये हट जाएं और मैक्सिमम एड हमारे कंट्री पहुंचे, नंबर 1, और जितनी जल्दी हो सके ये नीडी लोगों के पास पहुंचे. लेकिन वी हैव समहाउ इवन मिस्ड दिस अपॉर्चुनिटी.
And that is a very sad note on which to end. And एंड वी मस्ट. आज हमने काफ़ी बात कर ली है, लेकिन मुकेश हर बार आप गुनगुनाते हैं, क्या इस बार कोई कुछ नहीं सुनाएंगे लोगों को? ये चलिए, आपने कहा तो मैं एक ये माहौल और टाइम ऐसा है जब सभी लोग जो हैं साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत से दूसरे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने आगे आके इस क्राइसिस में काम किया है. तो सब ने मिलके जो साथ में जो काम किया है, इसके ऑनर में मैं ये 4 लाइन जरूर. साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना. साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना. साथी हाथ बढ़ाना. अभी आप सुन रहे थे सिने इंक पॉडकास्ट सीरीज लवली इन मुकेश, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी. इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 2 बेहद अनुभवी फॉर्मर ऑफिसर्स, वाइफ एंड हस्बैंडो लवलीन कक्कड़ और मुकेश कक्कड़ की एक दूसरे के साथ बातचीत. ये सीरीज दुनिया के सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स के अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर भी मौजूद है. प्लीज चेक आवर वेबसाइट cineink.com.